अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइजेज़ पर ही बात करेंगे और ये एक्सरसाइजेज़ हैं जनाब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम होने वाला है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर का नाम है और एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, आमतौर पे न्यूमेरिकल्स ने सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेज जितने भी हैं, ठीक है, आमतौर पे इसके एक्सरसाइजेज वगैरह जो है वो नहीं करवाए जाते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हम इस इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स में, अब वो लेक्चर्स 4 भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 तक भी हो सकते हैं। तो इसमें हम जो है इन लेक्चर्स को इन एक्सरसाइजेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर 1 जो स्टोकियोमेट्री था उसके सारे एक्सरसाइजेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइजेस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के। सही जनाब, तो ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। हम पहला हमारा क्वेश्चन है, 4 आंसर्स आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट वन। 4 ऑप्शंस हैं, हमने करेक्ट वन को सिलेक्ट करना है। पहला है जी, दी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर। एटम के बुनियादी ज़र्रात, फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी को, तो एटम के बुनियादी ज़र्रात कौन कौन से हैं? क्या इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन है? क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो प्रोटॉन है? या इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मीजॉन्स हैं? अच्छा जनाब, अब स्टूडेंट्स हमारे बुक के एतबार से, हमारे बुक के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसी को आप लाजमी बात है सेलेक्ट करेंगे बी वाले को। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि आजकल के जो रिसेंट बुक्स है ना, वो कहते हैं कि जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। बस ये बात आप अपनी मालूमात के लिए अपने जहन में रखिएगा, ठीक है जनाब। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये वाला भैया डन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया? तो भाई साहब इसको गोल्ड स्टाइन ने डिस्कवर किया। और ये जो जेम्स चैडविक था इसने न्यूक्लियस पे काम किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और विलियम क्रुक्स ने ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ पे कुछ काम किया था। थर्ड नंबर है, द कलर ऑफ द ग्लो इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स अपॉन। ये जो कलर होता है रोशनी का डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो डिपेंड करता है। क्या नेचर ऑफ ट्यूब पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ कैथोड पे, नेचर ऑफ एनोड पे? तो इसका आंसर है जी, कलर डिपेंड करता है गैस पर। यानी अगर आप इसमें हीलियम गैस डालेंगे तो कोई और कलर देगा, नियॉन डालेंगे और देगा, आर्गोन डालेंगे और देगा। तो ये गैस पे डिपेंड करता है, बाकी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। 4 पे चलते हैं जनाब। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ आलमोस्ट इक्वल टू। इलेक्ट्रॉन का मास तकरीबन बराबर है हाइड्रोजन एटम के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, पॉजिट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन का मास पॉजिट्रॉन के बराबर है। सही क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तकरीबन ना होने के बराबर होता है, तो पॉजिट्रॉन का मास भी ना होना है, ठीक है। बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का मास तकरीबन एक दूसरे के इक्वल आता है और हाइड्रोजन का मतलब है प्रोटॉन का मास। अच्छा जी, 5वें पे चलते हैं जनाब। हाउ मैनी टाइम्स द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बेटा जी समझने की कोशिश करना है। देखिए जी, सवाल में कह रहा है हाउ मैनी टाइम्स द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है। आप जानते हैं जी हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, सही। अब इस हाइड्रोजन एटम के गिर्द फ़र्ज़ करें ये पहला शेल है,
और ये दूसरा शेल है, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन में तो एक ही शेल होता है। जी नॉर्मल कंडीशन में एक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इसका जंप करेगा तो ऊपर वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है जी। शेल खुद ब खुद बनते जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन का जो पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये इसका तीसरा शेल है। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है जी, सवाल में कहता है जी हाउ मैनी टाइम्स, कितना दफ़ा सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ अवे, सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का दूर है फ्रॉम दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से। यानी ये सेकंड ऑर्बिट है ये वाला जनाब, ठीक है जी, ये सेकंड ऑर्बिट है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि जी सेकंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितना दूर है, ये न्यूक्लियस से कितना दूर है, ये डिस्टेंस मालूम करना है। तो जनाब इसके लिए हम एक फ़ार्मूला लगाएंगे, बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए हम एक फ़ार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूले से हम इसको हल करेंगे। तो जनाब आप सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक पढ़ते हो और टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सही। अच्छा जी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए हम आखिर में एक फ़ार्मूला निकालते हैं, ठीक है जी। और वो फार्मूला होता है R इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड, ठीक है। ये फार्मूला निकलता है। अब स्टूडेंट्स ये जो सारी चीज़ें ना ये कांस्टेंट्स है, ठीक है जी। इस कांस्टेंट्स को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 0.529 ऑंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड, ठीक है जी। और इसको ये जो मैंने निकाला है सारा कांस्टेंट, इसको कहा जाता है जी, इसको हम ए नॉट लिखते हैं, इस तरह से इसको शो करते हैं, और इसको हम कहते हैं बोहर्स रेडियस, बोहर्स रेडियस इसको बोला जाता है, या बोहर्स रेडियस कांस्टेंट जो भी आप इसको कहेंगे। तो फार्मूला हमारे पास ये आता है, ठीक है जी। अब इस फार्मूले के अंदर ये जो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है एन स्क्वायर, ठीक है। एन क्या है जी, इसका मतलब है कि शेल नंबर, ठीक है। जेड क्या है जनाब, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की तादाद। बस ये दो चीज़ें आपको पता हों तो आप रेडियस मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को पुट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो फार्मूला है जी आर इज़ इक्वल टू रेडियस बराबर है 0.529 ऑंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर ओवर जेड, ठीक है। अच्छा 0.529 ऑंगस्ट्रम को हम इसी तरह छोड़ देंगे। एन स्क्वायर, एन देखिए जी हमारे पास रेडियस कौन सा है जी, सॉरी ऑर्बिट दूसरा है ना जी, तो शेल दूसरा हुआ, तो एन की जगह 2 लग जाएगा और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, एन स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया। जेड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक होता है, ठीक है जी। तो हमारे पास 0.529 ऑंगस्ट्रम आ गया जी। अच्छा 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 बटा 1 4 ही रहेगा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0.529 को हमने मल्टीप्लाई करना है जनाब 4 के साथ। इसे मैं इधर ज़रा मल्टीप्लाई करता हूँ जी। 0.529 मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 2.1 हमारे पास आंसर आ रहा है जनाब 2.116 ऑंगस्ट्रम, ठीक है जी। तो ये जनाब डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास आंसर है भाई साहब, ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस होता है सेकंड ऑर्बिट का 2.1। अब अगली बात सुनिएगा जी, ठीक है। अब अगली बात ये है कि जो पहला ऑर्बिट है ना, पहला ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो होता है 0.529 ऑंगस्ट्रम पहला ऑर्बिट, और दूसरे का है जी 2.1। इट मीन्स कि 0.529 के मुकाबले में ये जो 2.11 ऑंगस्ट्रम है, ठीक है, इसके मुकाबले में ये 4 टाइम्स ज़्यादा है। अब गौर कीजिए
यानी 0.5 एक हो जाएगा, फिर 0.5 दो हो जाएगा। तो ये 4 गुना 0.5 से ये 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस से जो पहला ऑर्बिट दूर है वो 0.529 है, और न्यूक्लियस से जो सेकंड ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से 4 गुना दूर है, ठीक है जी। तो हमारा आंसर आना चाहिए जी 4 टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज़ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, कितना गुना सेकंड ऑर्बिट दूर है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से। तो हम इसका आंसर लिखेंगे जी 4 टाइम्स, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा जी 4 टाइम्स, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं जनाब, छठा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव जिसमें से रेज निकलते हों, अल्फ़ा बीटा गेमा, या तीनों या कोई भी एक। पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव है, रेडियम भी, और जर्मीनियम ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 7 है जी, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को क्या उसके मास से पता करते हैं, क्या मास नंबर से। मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद, क्या एटॉमिक नंबर या आल से। तो हम एटॉमिक नंबर से प्रॉपर्टीज़ को पता करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि एटॉमिक नंबर के चेंज होने से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ये बात हमें रोंटीजन ने एक्सरे वाले एक्सपेरिमेंट में बताया था। When 6s ऑर्बिटल इज़ complete, जब 6s ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है, इंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा जी 4f में जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को चेक कर लीजिएगा। नंबर 9, इफ़ n इज़ इक्वल टू 4 देन l इज़ इक्वल टू, अगर n 4 आ रहा हो, n क्या आ रहा हो जी, ये असल में सवाल है क्वांटम नंबर में से, ठीक है जी। ये सवाल है किससे जी, क्वांटम नंबर में से, कि अगर n हमारे पास 4 आ रहा हो तो l कितना होगा, l की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इनका रिलेशन समझाता हूँ क्वांटम नंबर्स का। अच्छा, क्वांटम नंबर में पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम किससे ज़ाहिर करते हैं जी, n से। अच्छा, हम कहते हैं जी n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4। 1 से मुराद होगा k शेल, फिर l शेल, फिर m शेल, फिर n शेल। उसके बाद हम एज़ीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ते थे जो हमें सब शेल के बारे में बताता है। अच्छा, ये अगर 1 होगा तो एज़ीमुथल 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। यानी शेल के मुकाबले में सब शेल का नंबर एक कम रहता है, ठीक है। इसे हम S, इसे हम P, इसे हम D और इसे F सब शेल कहते हैं। अब देखिए जी सवाल क्या है, अगर n 4 हो, अगर n 4 हो, अगर n क्या हो जनाब, 4 हो, n की वैल्यू 4 हो, तो l किसके बराबर होगा। तो जनाब l में आप गौर कीजिए 3 वैल्यूज़, n इसके सामने क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है। तो अगर यानी n हमारे पास 4 हो, इट मीन्स कि चौथा शेल हो, सही है। तो उसके अंदर सब शेल की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, 3 आएंगी, ठीक है। 3 तक आएंगे, 3 नहीं आएंगे, 3 तक आएंगे। और इसका पता है क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि l जो है एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3, क्योंकि 4 जो है 3 के इक्वल आ रहा है ना, तो ये सारे सब शेल्स उसमें होंगे। यानी चौथे शेल के अंदर सब शेल ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये सारे सब शेल इसके अंदर होंगे। तो इस एतबार से जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है ये वाला आंसर, ठीक है जी। ये वाला आंसर हमारा बनेगा, ठीक। नेक्स्ट है जनाब 10वां, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटे जी, ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हमारा MCQs का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्ट और फॉल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो कोई चीज़ क्लियर ना हो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।